हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियम चैप्टर का एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वथनांक का उन्नयन। आज उसी को आगे चलते हुए हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। तो क्या होता है हिमांक का अवनमन? अगर ये आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हिमांक क्या होता है। जैसे हमने कल क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था तो वहां पर पहले हमने समझा था क्वथनांक क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग को हिमांक को पहले पढ़ना पड़ेगा और फिर कहीं जाके अवनमन का मतलब पता करेंगे और बाद में कहीं हिमांक के अवनमन की बात करेंगे। तो आपको हमने जैसा कि कल भी बताया हुआ था कि प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, जो चीज आपको डाउट हो तो आप मैसेज करके कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, तो आपके डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो बात करते हैं हम लोग हिमांक का अवनमन। ये आज का हमारा टॉपिक है और ये आपके विलियन के अंतर्गत आता है, सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है और ये आपकी लास्ट अणुसंख गुणधर्म की प्रॉपर्टी है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आपको जैसा कि बताया था हमने कि हिमांक के अवनमन को पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जिस प्रकार से हमने क्वथनांक की बात कल बताई थी कि वह निश्चित ताप जब कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पहुंचने लगता है, अर्थात उबलने लगता है, तो वो आपका क्वथनांक था। यहां पर क्या होगा? जब कोई द्रव आपका ठोस अवस्था में पहुंच जाए, अर्थात वह निश्चित ताप जब कोई द्रव अपने द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है तो उस ताप को, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा? वह निश्चित ताप जब कोई द्रव द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है तो उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने 8th में पढ़ी होंगी, 9th में पढ़ी होंगी, 10th में भी कहीं ना कहीं सीबीएसई वगैरह में आपकी मिलती हैं ये। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के बड़ी चीज बनाएंगे ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। तो हिमांक का मतलब क्या हो गया? वह निश्चित ताप जब कोई द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है तो उस ताप को, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। अब बात आती है अवनमन की। तो अवनमन का मतलब सबको पता है,
त्रिकोणमिति में जब आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ी होगी तो वहां पर दो शब्द पढ़े थे। एक शब्द का मतलब हमने कल बताया था उन्नयन का, उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीज होना, और एक शब्द आपने पढ़ा होगा अवनमन, और अवनमन का मतलब होता है वहां पर डिक्रीज होना। तो सेम कंडीशन जो हमने कल बताई थी वैसे ही आपको इसमें मिलने वाली है। पूरे का पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन वहां किया था वही आपको फिर मिलेगा। देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमांक का अवनमन। देख लीजिए, जैसा हमने कल बताया था, मान लीजिए हमने ये एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में एक विलायक भर दिया, और इस विलायक में हमने जो लिया था कल भी, वो लिया था हमने H2O, ये हो जाएगा आपका H2O। अब इसके बाद हमने दूसरा बर्तन लिया, उसमें भी हमने क्या किया, जल डाल दिया, और जल के साथ साथ इसमें हमने क्या किया, कुछ विलेय पदार्थ अवाष्पशील डाल दिया। ये आपका अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब आपको पता है कि विलायक और विलेय दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये आपके एक विलयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर जब ये H2O था तब इसका हिमांक दूसरा रहा होगा। जैसे ही इसमें हमने विलेय पदार्थ डाला तो इसका हिमांक डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। बस इसी परिघटना को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। अर्थात अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तब क्या होगा, क्या जब किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है। इस परिघटना को या इस घटना को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। इस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं, क्या, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है। तो इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हिमांक का अवनमन। बहुत छोटी सी परिभाषा है, बशर्ते महत्वपूर्ण होते। जैसा कि हमने पहले बताया हुआ था कि इनसे आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, चाहे डेफिनेशन से पूछी जाए और चाहे आपका इससे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है। इस परिघटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद आगे जैसे कि हमने कल भी पढ़ा हुआ था क्वथनांक के उन्नयन में, क्या कि मोललता आयन तथा हिमांक के अवनमन में संबंध
मोललता और हिमांक के अवनमन में संबंध। अब मोललता तो आपको पता है क्या होती थी, हिमांक के अवनमन की बात की तो हमने इसकी डेफिनेशन से पढ़ी। अब इसी पहले हिमांक के अवनमन को डिस्क्राइब कर लें। क्या अभी हमने बताया था कि ये आपका एक H2O था, विलायक था। सपोज मान लीजिए जब ये शुद्ध विलायक था तब इसका हिमांक T0 था। इसके बाद जब हमने इस H2O में कोई अवाष्पशील पदार्थ ऐड कर दिया तब इसका जो हिमांक है वो आपका हो गया TS। यहां पर पहले ये था T0, बाद में हो गया TS। तब हिमांक के अवनमन की बात करें तो हो जाएगा, हिमांक के अवनमन को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा यहां पर T0 माइनस TS। ये आपका हो गया हिमांक का अवनमन। क्या किया हमने, जो शुद्ध विलायक था उसका हिमांक और जो आपका विलयन था उसका हिमांक, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लिया हमने। तो ये आपका हो गया हिमांक का अवनमन। अब बात आती है मोललता और हिमांक के अवनमन में संबंध की। तो हमने कल भी बताया हुआ था क्या कि डेल्टा TF समानुपाती होता है मोललता के। डेल्टा TF समानुपाती होता है मोललता के। अब जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक आ जाता है। तो हमने मान लिया यहां पर नियतांक आया KF और इनटू हो जाएगा आपका M। तो डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू M। ये जो आपका KF है यहां पर कहलाता है, वहां पर कहलाया था मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहां पर कहलाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। ये हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। अब बेटा इस फार्मूले को थोड़ा से और हम लोग यदि क्या करें, डिस्क्राइब करें तो कुछ नहीं, आप इसी में जो चेंज होने वाली चीजें उनको चेंज करते जाइए। कैसे चेंज करेंगे, मान लीजिए ये आपका डेल्टा TF इक्वल टू, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा चेंज करोगे तो ये रख सकते हो, तो इसको चेंज करने कोई मतलब भी नहीं है। KF इसको भी कोई नहीं चेंज किया जा सकता। अब आप चेंज करोगे किसको, इसको। M यहां पर मोललता होता है और मोललता का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले ही, जब भी विलयन की शुरुआत हुई थी वहां से हमने यही शुरुआत की थी। तो ये हो जाएगा N अपॉन कैपिटल W। अब यहां पर N क्या है, ये आपका नंबर ऑफ मोल है, विलय के मोल। अब विलय के मोल है तो इसको भी आप थोड़ा से डिस्क्राइब कर दीजिए। TF इक्वल टू आ जाएगा KF इंटू, इसका मतलब होता है स्मॉल w बटे स्मॉल है इंटू कैपिटल W। आपको कल बताया था हमने कि ये वैल्यू हमेशा मोललता के फॉर्म में जब होती है तब ये आपकी किस में होती है, किलोग्राम में होती है। तो हमें ग्राम में इसको चेंज करना पड़ेगा। जब ग्राम में चेंज होगी तो यही वैल्यू आपको बन जाएगी KF इक्वल टू इंटू, ये हो जाएगा जाके W इंटू, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000, क्योंकि किलोग्राम को चेंज करोगे तो आपको 1000 लेना पड़ेगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पर M इंटू कैपिटल W। तो ये बेटा इस फार्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोललता और हिमांक में क्या हो गया, हिमांक के अवनमन में एक संबंध हो गया। अब इस संबंध के बाद यदि आप इस KF की परिभाषा, कभी कभार पूछ लेते हैं कि
मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी, तब की कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा से जैसे आप लोग फिजिक्स में ज्यादातर बताया गया होगा फार्मूले से डेफिनेशंस कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम लिया था। इसके बाद हमने अभी किया डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, माना कि एन इक्वल टू 1 मोल और कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1 kg, तब ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू के। अब आप लोग बना लीजिए, कैसे बनेगा, मोलर अवनमन स्थिरांक उस क्वथनांक उस हिमांक के अवनमन के बराबर होता है जिसमें 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय के घुने क्या हो जाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक उस हिमांक के अवनमन के बराबर होता है जिसमें 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय के घुने हों। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसमें 1 मोल विलेय 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए। इस प्रकार से इसकी आप परिभाषा बना सकते हो। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में क्या होता है, हाँ तो ये उदाहरण है क्या, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक का एम आपको दिया हुआ है कितना, 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तो बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको अभी भी बताया हमने, मोलर अवनमन स्थिरांक को हम लोग प्रदर्शित करते थे के एफ, इसी को आपको निकालना है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, जो जो दिया है वो लिखिए और जो निकालना हो वो लिखिए। इसके बाद ये मैच कराइए कि हमारा कौन सा फार्मूला इसमें आपका काम चला देगा। तो क्या करोगे, केएफ निकालना है। अब आप देखिए क्या क्या दिया है, इतने ग्राम कार्बनिक यौगिक, जो कम मात्रा में होगा वो हमेशा आपका स्मॉल डब्ल्यू होगा। 1.822 ग्राम ये आपका कार्बनिक यौगिक दे रहा है, स्मॉल डब्ल्यू हो गया। इसी का एम दे रहा है, स्मॉल एम 155 दे रहा है। अब 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, इसका मतलब ये विलायक होगा तो कैपिटल डब्ल्यू हो गया 100 ग्राम। अब डेल्टा टी एफ इतने की कमी होती है, जाहिर सी बात है आपका डेल्टा टी एफ भी होगा, ये हो जाएगा 0.60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि सीधे सीधे इससे ये देखो कौन सा फार्मूला का काम कर सकता है। तो आपने देखा अभी एक फार्मूला में यूज किया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000
बटा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, सबकी वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा टी एफ दे रहा है 0.60 डिग्री सेल्सियस बराबर ये हो जाएगा आपका के एफ निकालना है आपको, इंटू ये स्मॉल डब्ल्यू देख लीजिए कितना दिया था 1.822 ग्राम इंटू 1000 अपॉन एम आपका 155 दिए हुए इंटू आपका ये दे रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपको नोट डाउन करना है। और इसके आगे जो भी आपको सीट मिली थी उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए इस टाइप के, वो आपको करना है। ठीक, थैंक यू।